हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम होलोकॉस्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे और क्यों ये होलोकॉस्ट हुआ, इसमें हिटलर का क्या रोल था और हिटलर या बाकी नाज़ियों यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करते थे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूल रूप से होलोकॉस्ट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्रलय। ऐतिहासिक रूप से होलोकॉस्ट को लोगों की बड़े पैमाने पर की गई हत्याओं का वर्णन करने के लिए यूज किया गया है। यह लगभग यूरोप की राज्य यहूदी प्रजा की हत्या को संदर्भित करता है और ये सारी हत्याएं वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली जर्मन नाजी गवर्नमेंट द्वारा की गई थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि साल 1939 से 1945 के बीच नाजियों द्वारा लगभग 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की गई थी। यहूदियों के अलावा अन्य भी कई ग्रुप्स थे जिनसे वे नफरत करते थे या उनको खतरनाक समझते थे। रिसर्चर्स का अनुमान है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कम से कम 10 मिलियन लोग जो वॉर में शामिल नहीं हुए थे और नॉन सिविलियन थे, उनकी नाजियों द्वारा क्रूर एंड टारगेटेड हत्या की गई थी। दुनिया भर में आर्थिक मंदी और राजनीतिक डिवीजन के बीच नाजी पार्टी साल 1930 के चुनाव में 37% के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। नाजियों का मानना था कि वे जर्मन लोगों की एक श्रेष्ठ जाति थी जो यूरोप और उनके निम्न स्तर की जातियों पर शासन करने के लिए लायक थे। वैसे तो यहूदियों पर हरासमेंट और हत्याओं का सिलसिला साल 1930 की शुरुआत में शुरू हुआ था। युद्ध से पहले यहूदियों को अपने धर्म का निशान अपने साथ कैरी करने के लिए फोर्स किया जाता था और वे तेजी से भेदभावपूर्ण कानून के अंडर आ गए। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में यहूदियों की आबादी को सिलेक्टेड एरिया में धकेल दिया गया, जिन्हें घेटो या यहूदी बस्ती कहा जाता है। इस यहूदी बस्ती की वजह से नाजियों के लिए यहूदियों को घेरना और उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में कैंप्स में भेजना आसान हो गया। ये प्रथा युद्ध के पहले वर्षों में धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन फिर साल 1941 में ये और तेजी से बढ़ी। 1942 और 1943 तक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अराजकता और आड़ का यूज अपने फाइनल सॉल्यूशन या यूरोप की यहूदी प्रजा की व्यवस्थित हत्या करने के लिए करता था। हिटलर को जनवरी 1933 में राइट विंग पॉलिटिशियंस द्वारा एक गुप्त समझौते के तहत चांसलर नियुक्त किया गया। इसके कुछ महीनों बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया और मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया गया। हजारों राजनीतिक विरोधियों, विशेष रूप से कम्युनिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। नाजी शासन के अपराधी और नॉन सिविलियंस जैसे रोमा एंड सिंटी, इसके अलावा कामचोर माने जाने वाले लोगों पर अलग उपायों के माध्यम से कार्रवाई की जाती, जिसमें उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भी भेजा जाता था। हालांकि नाजियों ने पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को हर साइड से कंट्रोल करने की कोशिश की थी। नाजी लगभग पूरी तरह से राष्ट्रीय समुदाय के बाहर समझे जाने वाले लोगों के खिलाफ थे। साल 1933 में 5 लाख यहूदी देश की पॉपुलेशन के 1% से भी कम हो गई थी। कई अलग अलग पार्टी एजेंसीज, नाजी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और लोकल अधिकारियों ने लगभग 1500 यहूदी अगेंस्ट लॉ बनाए। यहाँ तक कि साल 1933 में यहूदियों को कई प्रोफेशंस और सिविल सर्विस से बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहूदियों की आर्थिक स्थिति सीमित हो गई। गवर्नमेंट द्वारा 1935 में नूर्नबर्ग लॉ पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जर्मन या ब्लड रिलेटेड लोगों के लिए पूर्ण नागरिकता अधिकार को रिजर्व कर दिया गया। इसके साथ यहूदियों और गैर यहूदियों जर्मनों के बीच नए मैरिज रिलेशन को क्राइम घोषित कर दिया। नाजी गवर्नमेंट ने यहूदियों को देश से पूरी तरह से गायब करने की दृष्टि से आइसोलेट करने की इच्छा भी जताई। अब यहूदी स्टूडेंट्स को स्कूल सिस्टम से धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। कुछ म्यूनिसिपैलिटीज ने यह डिसाइड किया कि यहूदी लोगों को कहाँ रहने की या कहाँ काम करने की परमिशन है।
साल 1938 और 1939 में यहूदियों के एक्स्ट्रा काम पर रोक लगा दी गई थी। यहूदियों की दुकानों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर बहिष्कार होते थे या तोड़फोड़ की जाती थी और उन्हें इकोनॉमी से बाहर करने के लिए उनके बिजनेस को जब्त कर लिया था। यहूदी विरोधी हिंसा जो बड़े पैमाने पर नाज़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स द्वारा स्थानीय रूप से आयोजित की गई थी, जिसने 1933 से 1939 तक घातक रूप ले लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल एंड पॉपुलर प्रेशर, छोटे शहर पूरी तरह से यहूदियों से मुक्त हो गए और लगभग 1/3 यहूदियों को अपना बिजनेस बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9 या 10 नवंबर 1938 को नाज़ियों ने राष्ट्रव्यापी नरसंहार का आयोजन किया, जिसे क्रिस्टलाचट कहा गया है, जिसके दौरान 9000 यहूदी दुकानों में से 7500 दुकानों को लूट लिया गया। यहूदी टेम्पल्स, जिसे सिग्नोसिस कहा जाता है, उसे नाज़ियों द्वारा डैमेज या डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। कम से कम 90 यहूदियों की हत्या की गई और 30,000 से भी ज्यादा यहूदी पुरुष को गिरफ्तार किया गया। नाज़ियों द्वारा यहूदियों पर खास टैक्स लगाया गया, जिससे 1 अरब से भी ज्यादा की इनकम हुई। बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया सहित कई देशों ने 1930 और 1940 में यहूदी अगेंस्ट लॉ पास किए। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर एंजॉयिंग माय कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। 1933 से 1945 तक 1000 से भी ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे। फर्स्ट कैंप मार्च 1933 एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना, उसके तुरंत बाद ही स्थापित किया गया। शुरुआत में ज्यादातर कैदी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कई और समुदायों को अरेस्ट किया गया। इतिहासकार निकोलस के अकॉर्डिंग 27 मेन कैंप्स थे और 1100 से अधिक छोटे कैंप्स थे। नाज़ियों प्रभावी ढंग से कंसंट्रेशन कैंप्स बनाकर अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा करने में सक्षम रहे थे। कंसंट्रेशन कैंप जहां यहूदियों और अन्य सताए गए लोगों को बड़ी संख्या में रखा जाता था और उनकी हत्या की जाती थी। इनमें से कई कैंप्स युद्ध की शुरुआत में लेबर कैंप्स के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन अंत में हत्या करने के लिए परिवर्तित कर दिए गए, जबकि कई कैंप स्पेशली इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। युद्ध के अंत तक कई अलग अलग आकारों और उद्देश्यों के साथ 20,000 कैंप्स सिर्फ यूरोपियन विलेज एरिया में बनाए गए थे, जिसमें से सबसे घातक कैंप्स पोलैंड और जर्मनी में बनाए गए थे, जहां पर नाज़ियों ने लंबे समय तक अपना दबदबा बनाया था। एक बार पकड़े जाने और कैंप्स में भेज दिए जाने के बाद यहूदी कैदियों को काम के लिए चुना जाता अगर वो स्वस्थ होते तो, लेकिन कईयों को सीधे ही गैस चैम्बर में भेज दिया जाता था। ये कस्टम बिल्ड कमरे आमतौर पर कैदियों के विद्रोह से बचने के लिए बनाए जाते थे, जो जहरीली गैस से भरे हुए होते हैं, जिसमें सांस लेते ही मौत हो जाती थी। और जब विक्टिम्स की डेथ हो जाती थी तो उन्हें विशेष रूप से बनाए गए ओवन में जला दिया जाता था, ताकि कैंप्स के एज अ किलर मशीन का सीक्रेट प्रोटेक्ट किया जा सके। नाज़ियों ने लाखों लोगों को गैस वैन या स्टेबल गैस चैम्बर में मार डाला। पहले ज्यादातर विक्टिम्स विकलांग थे और बाद में यहूदियों और अन्य लोगों को शामिल किया गया। 5 हत्या केंद्रों पर या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कीटनाशक का सामूहिक हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। जो लोग कैंप्स में ओरिजिनल सिलेक्शन प्रोसेस से बच गए, उन्हें हॉरिबल और काफी छोटी जगह में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जिसकी वजह से कई लोग बीमारी या कुपोषण के शिकार हुए। ऑन साइट मेडिकल कैंप्स में विकलांगों और कभी कभी जुड़वा बच्चों पर दर्दनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए नाज़ी डॉक्टर को भी नियुक्त किया जाता। ये एक्सपेरिमेंट आमतौर पर पेशेंट की डेथ के साथ खत्म होते थे। नेशनलिज्म में वृद्धि के अलावा यहूदी विरोधी भावनाओं का उदय भी हुआ। ये दोनों विचार नाज़ी विचारधाराओं के केंद्र में थे और इवेंचुअली उनकी नरसंहार नीतियों को बढ़ावा दिया।
एंटी सेनेटिक विचारधारा हत्या की सबसे बुनियादी कारणों में से एक है। 20वीं सदी के शुरुआत में यहूदी विरोधी भावना का उदय हुआ था जो बेहद ही खतरनाक था, जिसने 1933 में नाज़ी जैसी एक खुले तौर पर यहूदी विरोधी पार्टी को सत्ता में आने की परमिशन दी। हिटलर और बाकी नाज़ी यहूदियों को एक निम्न जाति के लोग मानते थे जो अन्य जातियों को कमजोर करने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए आई है। हिटलर का मानना था कि यहूदी विशेष रूप से जर्मनी के लिए विनाशकारक थे और यही भावना यहूदियों के निर्वासन और सामूहिक हत्या का कारण बनी। नाज़ी पार्टी लीडर के रूप में एडोल्फ हिटलर ने होलोकॉस्ट के विचारों और उससे जुड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्शन से पहले नाज़ियों ने एडोल्फ हिटलर को एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में पेश करने के लिए अपने प्रचार को आकार दिया। शुरुआती वर्षों में हिटलर नाज़ियों की संचालक शक्ति था और उसने पार्टी को विश्वसनीय राजनीतिक ताकत में बदलने के लिए पार्टी का स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग और मेथड में महत्वपूर्ण बदलाव किए। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने अपने सुरक्षा बलों को गाइड करने के अलावा यहूदियों या अन्य आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ डायरेक्ट कार्यवाही में शायद ही कभी भाग लिया हो। उनके नेता हेनरी हेमलर इस कार्य को अंजाम देते थे। फिजिकली इन्वॉल्व ना होने के बावजूद हिटलर सभी मेजर पॉलिसी में शामिल होता था। हिटलर ने सामूहिक हत्याओं के अलावा कई सारी बुक्स को भी जलाया था, जिससे उनके इस होलोकॉस्ट के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी मिले। हिटलर यहूदियों से इतना नफरत करता था कि उसके मुताबिक पहला विश्व युद्ध भी यहूदियों की वजह से ही हुआ और जर्मनी में हो रहे सारे प्रॉब्लम्स के पीछे यहूदियों का ही हाथ है। इसी भावनाओं ने होलोकॉस्ट को जन्म दिया। साल 1945 में ज्यादातर नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप्स को साथी देश के सोल्जर्स द्वारा मुक्त करवा लिया गया था। कुछ कैंप्स जैसे दचाउ और ऑशविट्स, वहाँ जो भी हुआ उसके स्मरण के रूप में आज भी विजिटर्स के लिए वो खोला जाता है। दुनिया भर में विक्टिम्स की मेमोरी को जीवित रखने के लिए कई सारे म्यूजियम्स भी बनाए गए हैं। इस सामूहिक हत्या की कहानी होलोकॉस्ट की कहानी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।